ये बताओ पहले तो कि क्या है? किसी को पता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हाँ बोलो। फिजिक्स में यूज करते हैं। व्हाट सुधांशु? फिजिक्स में यूज करते हैं जब दो कंपोनेंट इक्वल होते हैं तो लेते हैं नो, इक्विलिब्रियम में। Resultant force is zero. resultant force is zero, yes, but not two things are in means you said equal. Two things cannot be equal, right? तो हम इक्विलिब्रियम उसे नहीं कहते। सीसॉ देखा है? बचपन में किया होगा ना सीसॉ। इट वाज लाइक दिस, इट यूज्ड टू बी लाइक दिस, राइट? वन पर्सन सिट्स हियर, अनदर पर्सन सिट्स हियर। तो क्या होता है, समटाइम दिस गोज डाउन, दिस गोज अप, समटाइम दिस गोज अप, दिस कम्स डाउन। तो ये ऐसे भी हो सकता है अगर हम इक्विलिब्रियम देखें तो हम ये कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, यू पीपल मैनेज सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स कि आप लोगों का वेट अलग होता है, तब भी आप दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, राइट? इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। मींस जब अगर आपका, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक रिएक्शन है, वो एकदम स्ट्रेट हो गया, अब उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, राइट? सो वी से नेट फोर्स इज जीरो। एट दैट टाइम हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज मेंटेन्ड। इज दैट मच क्लियर? अब हम इक्विलिब्रियम को कैसे बोलेंगे कि होता क्या है, मतलब इन केमिस्ट्री लैंग्वेज क्या होता है? ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, नेट फोर्स इज जीरो। तो हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम को ये बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होती हैं वो एक पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम में विद प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से हो जाती है। बस इसका मतलब, इस साइन का मतलब इक्वल टू नहीं है, ये साइन सिग्निफाई करता है दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? मींस इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई। अब कांस्टेंट का मतलब क्या है? यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज। ऑब्जर्व चेंज है, दो चेंजेस हैपनिंग। मैं लिख रही हूं, दो चेंजेस हैपनिंग। अब इसका क्या मतलब है? मतलब आपने कभी देखा होगा, इफ यू टेक अ tumbler, put it on a heater or a gas stove and cover it with the lid. क्या होगा इसमें? Water vapors will be generated and after touching this lid they will condense back, right? So after some time you will feel, जब आप इसे बाहर से देख रहे हो, दैट नो चेंज इज हैपनिंग, आपको इसमें कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा, बट एक्चुअली में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ चुकी है। तो हम कहते हैं इसी वजह से हमें उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नजर आना बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं वी ऑब्जर्व नो चेंज, राइट? दो चेंज इज हैपनिंग, तो कांस्टेंट हो गई, हमें दिखाई दे रहा है अरे इतना ही पानी हमने बिगिनिंग में लिया था और अभी भी इतना ही पानी है, बट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। समझ आ गया? ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं दो तरीके के रिएक्शंस। हम इनमें केमिकल चेंजेस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो जब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं दो तरीके के रिएक्शन। एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। मुझे बताओ किस किस को क्लियर है ये वाला कंसेप्ट कि रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है? बोलो। क्लियर है? तो हम एक सिंपल सा बस एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये कहते हैं अगर मैंने लिया है, सपोज करो HCl प्लस NaOH, दैट गिव्स यू NaCl प्लस H2O। अब मैंने यहाँ ये सिंबल लगाया, क्या ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से ये साइन हटा देना चाहिए। मुझे यहाँ पे कौन सा साइन लगाना चाहिए? मुझे सिर्फ यहाँ पे ये रिएक्शन साइन लगाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट?
कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अगर आप NaCl और पानी को मिक्स करो तो आपको HCl और वाटर मिल जाए, तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मींस इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है। बट वहीं पर ही अगर मैं ये रिएक्शन ले लूं आपका आफ्टर बैलेंसिंग इट, राइट, तो ये आपका रिवर्स में भी जाएगा, रिवर्स रिएक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड, ये दोनों तरीके से जाता है। तो हम कहते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर, समझ आ गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? जैसे कंबशन है, कंबशन में आप क्या करते हो? इफ आई टॉक अबाउट कंबशन, कंबशन कैसे रिएक्शन होते हैं? इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज बर्न कर दी वो दोबारा तो आपको रिवर्सिबल में तो ये नहीं जाएगी, ये तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो ये ऐसे तो नहीं जा सकता ना, दैट्स वाई, ठीक है। अब दूसरा ले लो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अगर हम पीपीटी बनाते हैं, सपोज हमने बनाया BaCl2 लेते हैं, राइट, यस। अगर मैंने BaCl2 प्लस Na2SO4 ले लिया तो ये क्या करेगा? ये BaSO4 प्लस NaCl बनाता है, जिसमें इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन क्या ऐसा होता है पीपीटी बनाया और वापस से सॉल्यूशन ले लिया? नहीं मिलता ना। So that means this is also irreversible reaction. It's not a reversible reaction. क्वेश्चन ही आता है सिस्टम रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी क्यों करता है? तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। आपने यही एग्जांपल देख लिया। देन ऊपर देखो कंबशन कितनी जल्दी हो जाता है, बट अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखें तो वो स्लो रिएक्शन है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस रिएक्शन, अमोनिया का प्रोसेस, जब ये वापस जाएगा तो क्या ये इमीडिएटली हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे देगा? नहीं, इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसको आगे जाने में भी टाइम लगता है, इसको पीछे आने में भी टाइम लगता है। तो दिस इज अ लिटिल बिट स्लो रिएक्शन एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। दूसरा, यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं होता, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल। हियर इट इज एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? वी विल स्टडी इन अ व्हाइल। उससे पहले ये समझते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाता ही क्यों है। क्वेश्चन इज दिस, तो हम अगर टॉपिक का नाम दें, रीजन व्हाई सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम, राइट। तो बताओ कि क्यों होता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में जाना ही क्यों चाहता है? बताओ। कोई भी, अगर मैंने ये रिएक्शन ले लिया H2 प्लस Cl2 2HCl, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो अगर ये इक्विलिब्रियम में जा रहा है तो ये क्यों जाना चाह रहा है? लाइक H2 प्लस I2 gives you 2HI, ये इक्विलिब्रियम में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? अरे भाई, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम या कोई रिएक्शन क्यों कैरी करता है? चलो ये बताओ कि एक इसने रिएक्शन क्यों कैरी किया हाइड्रोजन और आयोडीन ने? तुषार, तुषार बेटा, क्यों कोई भी सिस्टम रिएक्शन करता है? एक रिएक्शन निकालने के लिए, नहीं, स्टेबिलिटी के लिए, राइट। तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है? ठीक है गुरुमा। ओके, हम कहते हैं कोई भी सिस्टम या कोई भी रिएक्शन क्यों होता है? बिकॉज उसको स्टेबल होना है। स्टेबल का मतलब हमने क्या पढ़ा था? मिनिमम एनर्जी, राइट। और मिनिमम एनर्जी का मतलब हमने थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी एनर्जी पढ़ी है? गिब्स। क्लियर? तो हम कहते हैं, हम अगर सपोज करो ये मेरा एक सिस्टम है जिसमें ये मेरी गिब्स फ्री एनर्जी है और ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है, मींस जिस स्पीड से रिएक्शन आगे जा रहा है। ये सपोज रिएक्टेंट है और ये सपोज प्रोडक्ट है, इसको यहां तक आना है तो ये वाला पाथ अटेन करेगा। अब यहां पे अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इफ यू कैन सी G इज मिनिमम, राइट? तो हम ये कहते हैं G इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, राइट? तो ये एक रीजन है, यहां पे अगर G मिनिमम है इसका मतलब इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ठीक है, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट तक पहुंचता है तो एक पॉइंट उसमें ऐसा आता है जब उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा मिनिमम होती है, तो हम वो कहते हैं कि दैट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर? तो क्या हम अब इसका क्या मतलब है, G इज मिनिमम नॉट डेल्टा G, तो डेल्टा G कितना हो गया, 0? यस, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनिमम है। ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो है यहीं पर ही पहुंच गया। तो हम इसको डेल्टा जी को यहाँ 0 बोलते हैं, तो हम इसीलिए कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज ऑलवेज 0। याद है ना, ये वाला हमने पढ़ा भी था उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स में। तो एट इक्विलिब्रियम इफ जी बिकम कांस्टेंट डेल्टा जी विल बिकम 0। इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. ma'am. Next thing comes types of equilibrium. इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? तो याद रखो इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं। हम एक पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, एक हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले केमिकल पढ़ेंगे बिकॉज आयनिक इज अ लिटिल बिट लेंथियर पार्ट। तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? इसके अंदर हम एक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर मींस उसमें मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर आयनिक में हम कब पढ़ेंगे जिसमें आयंस कंबाइन करेंगे। मॉलिक्यूल्स के साथ साथ यहाँ पे हम आयनिक इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं, बट जब आयंस की इक्वेशन कंप्लीटली पढ़ते हैं तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लेते हैं। क्लियर? लाइक सपोज करो अगर मैंने PCl5 लिया, दिस इज गैशियस, दिस स्प्लिट्स अप इनटू PCl3 गैशियस प्लस Cl2 गैशियस, तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? और अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इट्स लाइक दिस, जब ये आयंस में स्प्लिट कर रहे हैं। इज दिस मच क्लियर? Yes. ओके, अब आता है, इसको हम लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे पढ़ते हैं, सी हियर। सपोज करो आपने एक रिएक्शन लिया, लाइक अमोनिया का लेते हैं। नाउ दिस रिएक्शन विल बी, आई थिंक मैं हर जगह यूज करूंगी इस रिएक्शन को। 2-3 रिएक्शन है जो आपके इस चैप्टर में बार बार आएंगे। अब इसमें आपने क्या किया, ये आपका एक रिएक्शन है। अब ये पॉइंट क्या है, 0। हम कह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0 है। क्यों? क्योंकि जब मैं रिएक्शन को स्टार्ट कर रही हूँ तब इमीडिएटली तो प्रोडक्ट नहीं बनता, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूं तो मैं फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखूंगी, N2 + 3H2 gives you 2NH3। और इसका बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, 2NH3 gives you N2 + 3H2। ये होना चाहिए इसका बैकवर्ड रिएक्शन। यस, तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे NH3 की कॉन्सेंट्रेशन अभी बिल्कुल 0 है, क्योंकि हमने रिएक्शन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट है। तो यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन N2 + H2 की प्रेजेंट है और यहाँ पे 0 है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा your concentration will decrease। yes, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू कर देगी। तो एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों एकदम मिक्स हो जाएंगे एक जगह पे, तो ये पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा ये पॉइंट मीट करेगा? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। क्यों नेसेसरी नहीं है? रुको देखो, अगर मैं इसी ग्राफ को इस ढंग से लूं कि प्रोडक्ट आगे जा रहा है और रिएक्टेंट नीचे आ रहा है,
तो भी तो हो सकता है ना। तो हम इक्विलिब्रियम कैसे शो करेंगे? इक्विलिब्रियम हम यहाँ शो करेंगे। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन दिस केस। अगर तुम्हें ग्राफ ऐसा मिल जाए तो दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। क्लियर? मींस ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा और ये वाला आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा। समझ आए? इसमें भी ये वाला आपका बैकवर्ड जाएगा और ये वाला आपका फॉरवर्ड जाएगा। इज दिस मच क्लियर? तो अगर मैं इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझूं तो क्या है मेरी, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 इज देयर। प्रेजेंट है ना यहाँ पे ग्राफ के अंदर। अगर हम देखें, ये देखो, दिस इज द पॉइंट वेयर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज प्रेजेंट, लेकिन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0। ये रही, राइट? देन द रिएक्शन प्रोसीड्स। रिएक्शन चलना शुरू हुआ, राइट? कब तक? टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये तब तक चला जब तक इक्विलिब्रियम आया। यहां देख लो चाहे यहां देख लो, इज द सेम थिंग। यस, सिमिलरली ये बैकवर्ड रिएक्शन में चलेगा। सिमिलरली इन बैकवर्ड रिएक्शन। इज दिस मच क्लियर या कोई डाउट है? क्लियर? ओके। अब आता है, लेट अस स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है एट इक्विलिब्रियम। जब हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया तो रिएक्टेंट की भी कॉन्सेंट्रेशन है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट। दोनों की प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है कि बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, बोथ आर प्रेजेंट। सेकेंड, डायनेमिक इन नेचर होता है। ये मैंने एक तरीके से अभी अभी आपको समझाया है। अगर मैं इसे एक और एग्जाम्पल ले लूं तो आपने देखा होगा, सपोज करो आप नहाने गए हो, यू हैव अ बकेट, और आपने उसमें यहाँ पे टैप चला दिया, तो क्या होगा? इसमें पानी भरेगा। दिस इज वाटर फ्रॉम द टैप। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी बाल्टी में ना पानी तो भर गया, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो इतना ही है, इससे ज्यादा भर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सडनली कोई एक लीकेज हो गया आपकी बकेट में और यहाँ से पानी निकलता जा रहा है। तो क्या होगा? एक पोजीशन आएगी जहां पे आपको कोई चेंज नजर नहीं आएगा बकेट में, मतलब जितनी थी उतनी ही रहेगी हमेशा। दैट इज नोन एज डायनेमिक स्टेट। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना अभी, कि जब आप पानी को उबाल रहे हो तो व्हाट इज हैपनिंग, आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट पानी का लेवल इतना ही है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, ना ही आपको वेपर्स नजर आ रहे हैं, ना आपको कंडेंस होता हुआ नजर आ रहा है। So this is the place where we say yes, the concentration of reactant and product, there is no change in it. Clear? अब दूसरा, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो कैटलिस्ट है, जैसे मैंने अभी रिएक्शन लिया अमोनिया वाला, तो कैटलिस्ट क्या करता है इसके अंदर? कैटलिस्ट का काम क्या होता है ये बताओ? What, Gauri? To carry the reaction, like to To carry the reaction more fastly? Yes. ओके, तो हम ये कहते हैं कि सपोज करो ए बी के साथ रिएक्ट किया और ए सी बना रहा है, और ये 5 मिनट में रिएक्शन हो गया। 2 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है? इस रिएक्शन को कैरी करने में 10 मिनट लगते हैं, बट मैंने यहाँ पे एक जी कैटलिस्ट यूज किया जिसकी वजह से ये 5 मिनट में हो गया। बट ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी कि सी भी कन्वर्ट हो सकता है ए और बी के अंदर। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट मैं इस रिएक्शन में ले रखी हूँ वो इस रिएक्शन के लिए भी सेम काम करेगा। इस रिएक्शन को भी ये 5 मिनट में ही कंप्लीट करेगा। तो क्या इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आएगा? हाँ? नो। No change. That means catalyst do not change equilibrium. समझ आ गया? इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई असर नहीं होता, ठीक है? दूसरा पॉइंट, हम ये कहते हैं प्रेशर, वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन
may change an equilibrium, right? may का वर्ड यूज किया मैंने, मीन्स वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, बट remember that temperature always changes equilibrium. ठीक है, अगर हम इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का कोई भी जरा सा भी चेंज ले आए तो वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विलिब्रियम ना छेड़ा जाए। क्लियर? देन हमने अभी भी एक एग्जांपल लिया ऊपर कि मैं इसमें पानी गर्म कर रही हूँ, राइट? अगर मैं अब इसी वेसल को ले लूं और मैं क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? Gurma, can you repeat? I'm saying I'm taking this vessel again, but I am using without a lid. So क्या equilibrium आएगा? No. No. That means open vessels में equilibrium attain नहीं कर सकते हैं. Okay? Open vessels में no equilibrium can be attained. Clear? Yes. Okay, last point जो हम अभी पढ़ चुके हैं, delta G is 0 at equilibrium. ठीक है? Now next thing, अब हम पढ़ते हैं जो हमने वर्ड यूज किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है, जो कि हम कह रहे थे कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है, फॉरवर्ड जो इरिवर्सिबल होते हैं उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो व्हाट इज दैट लॉ ऑफ मास एक्शन? हम ये कहते हैं दिस इज एक्चुअली अ क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक रिएक्शन लिया है, ये क्या है, ए बी सी डी, ये क्या चीज होती है? स्टोइचियोमेट्री हमने पढ़ी हुई है, Yes. राइट? ये सारी स्टोइचियोमेट्री है। अब हमने इन द बिगिनिंग व्हाट डिड आई टोल्ड यू अबाउट इक्विलिब्रियम, दैट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, राइट? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट हम कैसे कैलकुलेट करें? नाउ द क्वेश्चन इज, फॉरवर्ड बैकवर्ड तो समझ में आ गया, तो रेट क्या होता है? समझो रेट को हम आर से डिनोट करते हैं और हम कहते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन? अब जब अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो हमारे लिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैटर करती है, क्योंकि जब इन्हीं की कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी तभी तो रिएक्शन आगे जाएगा ना। समझ में आया? अगर मेरे पास कुछ रिएक्टेंट होगा ही नहीं तो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। तो यानी मेरे लिए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी मैटर कर रही है? रिएक्टेंट्स की। और यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टोइचियोमेट्री। समझ में आया? ये होता है रेट का मतलब। आई एम अगेन टेलिंग यू, रेट का मतलब होता है कि हमने जो भी रिएक्टेंट यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, आपके रिएक्टेंट ये हैं यहाँ पे, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। आपके पास जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, जब वो होगी, चाहे वो 2 ml हो 4 ml हो, जब वो होगी नहीं, अगर सपोज करो 2 खाली टेस्ट ट्यूब लेके खड़े हो जाओगे तो क्या रिएक्शन कैरी करेगा? नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि आपके पास इसकी कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए तभी ये जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मैं अगर तुषार को दे दूं खाली टेस्ट ट्यूब और गौरी को दे दूं 1 ml डाल के, तो किसका रिएक्शन कैरी करेगा? तुषार का कि गौरी का? डेफिनेटली गौरी का। तुषार का रिएक्शन होगा ही नहीं क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड किया? कॉन्सेंट्रेशन पे। किसकी? रिएक्टेंट। तो हम इसको क्या, इस रिएक्शन के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बी लिख सकती हूं मैं इसको ऐसे। Yes. ओके, अब आता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका डिपेंड किस पे कर रहा है? दैट इज डिपेंडिंग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, राइट? Yes. रेज टू पावर द स्टोइचियोमेट्री। तो हम इसको लिख लेते हैं, आर बी इज इक्वल टू सी
d and raised to power the stoichiometry. क्लियर? अब हमने इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या डाली है कि दोनों इक्वल होने चाहिए, मींस ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, पहले इनका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो हमने लिखा आर एफ इक्वल टू, हम इसे ले लेते हैं के एफ, मीन्स इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मैं के एफ ले रही हूँ. ठीक है, एंड आई एम राइटिंग लाइक दिस. क्लियर? आर बी इज इक्वल टू के बी सी, लिख सकती हूँ ऐसे, मैंने इसको ले लिया ये. ठीक है, Yes. ओके. अब हम आते इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, जिसमें उसने बोला ये दोनों को इक्वल करो, मींस आर एफ इज इक्वल टू आर बी. चलो अब इसको डिराइव करके देखते हैं फॉर्मूला. सो आई एम यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज हियर. हमने लिया के एफ इज इक्वल टू ए ए, बी बी इज इक्वल टू के बी सी सी एंड डी डी. अब मैं क्या करूंगी, इसको यहां लाऊंगी और इसको यहां लेके जाऊंगी, मीन्स के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी सी डी डी अपॉन ए एंड बी बी, एंड दिस इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मीन्स अगर मैं केसी बोलूं क्या है, तो हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर टिका हुआ है. मतलब बार बार आई विल गोइंग टू यूज दिस थिंग इन डिफरेंट मैनर. मैं अलग अलग तरीके से इसे यूज करूंगी. समझ आ गया या किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, Gurma. ओके, तो अगर आप मुझे इसको डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ इट इज इक्वल टू, it is equal to what? The product of concentration of product. Yes, equal to ratio लिखते हैं, ratio of product of concentration of product to product of concentration of reactant raised to power the stoichiometric terms. यस, हम बोल सकते हैं इसको ऐसा, यानी कि प्रोडक्ट का रेशियो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट से उसकी कॉन्सेंट्रेशन को. अब सपोज करो मैंने लिया अमोनिया का रिएक्शन. अब हम इसे लिखते कैसे हैं, अगर हमें रिएक्शन के फॉर्म में मिल जाए तो हम इसे लिखते हैं. मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, के सी इज इक्वल टू, ये मेरे प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट है, तो मैं पहले प्रोडक्ट लिखूंगी, इसकी रेज़ टू पावर क्या करूंगी, ये स्टोइचियोमेट्री हमने यही करी है देखो, तो स्क्वायर अपॉन n2. अब n2 की कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो. H2 की कितनी है, 3. तो इस रिएक्शन के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया. इज दिस मच क्लियर? यस. Yes. ओके. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सपोज करो मैंने तुम्हें रिएक्शन दिया H2 plus O2 gaseous and it is converting into H2L. मैंने इसकी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दी 0.1 मोलैरिटी, इसकी दे दी 0.1 मोलैरिटी, इसकी भी मैंने दे दी 1 मोलैरिटी, 0.1 ही लेते हैं चलो, ठीक है. मैंने सबकी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दी. मेरे को केसी लिखना है. याद रखो हमेशा सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, मोस्टली सॉलिड्स के लिए, स्पेशली अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन थर्मोडायनेमिक्स आल्सो, हम इसको 1 लेके चलते हैं. ऐसा क्यों होता है? नाउ द क्वेश्चन कम इज व्हाई. देखो मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, वो समझाते वक्त, एंट्रोपी समझाते वक्त. अगर मैं एक सोप यूज कर रही हूं, राइट, कैसे होता है सोप का स्ट्रक्चर, सपोज करो ये है, एंड दिस पार्ट यू आर यूजिंग ऑन योर बॉडी, राइट. क्या होगा, यहां से ये छोटा होता चला जाएगा ऐसे ऐसे करके, राइट. बट क्या इसका ये सरफेस कम हो जाएगा? ये जो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सोप छोटा ऐसे होगा, ये विड्थ में छोटा हो रहा है,
लेंथ में छोटा नहीं हो रहा है, लेंथ में बहुत टाइम लगेगा उसे छोटा होने में, इमीडिएटली छोटा नहीं हो जाता। जब आप एक बार नहा के साबुन को रखोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ विड्थ में थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि जो सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है। दैट इज द रीजन हम सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान के चलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर कि हम सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को 1 क्यों मान रहे हैं? यस ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सपोज करो लिक्विड्स की जगह हमें गैशियस में सारे दे दिए और हमें यहाँ प्रेशर दे दिया इंस्टेड ऑफ योर दिस थिंग, कॉन्सेंट्रेशन की जगह मुझे प्रेशर दे दिया, तो मैं क्या करूं? आपने इक्वेशन पढ़ी है, PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू N/VRT। ये क्या है? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या मैं प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल नहीं मान सकती? मान सकती हूं ना? तो अगर आपको प्रेशर भी दिया है तो वहां Kc की जगह बस आपको वर्ड यूज करना है Kp। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में भी। ठीक है, तो वहां पे आप प्रेशर जहां पे दिया है वहां हम वर्ड Kp यूज करके चलते हैं। इज दिस मच क्लियर टू यू ऑल? Yes. ओके, अब क्वेश्चन आता है दूसरा कि हम लोग लिक्विड्स के केस में कॉन्सेंट्रेशन को क्या लें? तो याद रखो लिक्विड्स के केस में भी कॉन्सेंट्रेशन को मोस्टली 1 लिया जाता है। एक्वस को नहीं बोल रही हूं मैं, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स। एक्वस की जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई हो वही लेनी है क्योंकि उसमें हमने कुछ ना कुछ मिक्स किया होता है, बट लिक्विड्स की बात कर रही हूं तो 1। क्लियर? Yes. ओके, अब हम पढ़ते हैं कि जो हमने ये पढ़ा उसकी एक तो यूनिट, और ये हमारा किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, राइट? अगर हम कौन से केसी की बात करें, केसी किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी द यूनिट। अब यूनिट ऑल डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। कैसे? देखो, सपोज करो मैंने एक रिएक्शन लिया, तुम्हारा H2 गैशियस प्लस I2 गैशियस गिव्स यू 2HI गैशियस। इसका मैंने Kc निकाला। अब ये सब कॉन्सेंट्रेशन मैंने दे रखी है तुम्हें, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, आप जब इसका लिखोगे तो यू विल राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब हम यहाँ यूनिट डालते हैं, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर, नीचे आया मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर। ये सब कट गया तो यूनिट लेस हो गया ये। तो इस केस के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, लेट अस गो टू अनदर रिएक्शन। सपोज मैंने ले लिया अभी PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2। ये सब गैशियस फॉर्म में, मैंने इनकी भी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे दी और सबकी यूनिट इज अगेन मोल पर लीटर। जब मैं इसकी लिखूंगी Kc तो आई विल राइट लाइक दिस। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ऊपर हुआ मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर एंड नीचे हुआ एक ही मोल पर लीटर। तो देखो ये कट गया, सो आई एम गेटिंग अ यूनिट मोल पर लीटर। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली Kc किस पे डिपेंड किया? इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्री पे भी मैटर करता है, राइट? तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन कि ये किस पे डिपेंड करता है, यानी इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। समझ आ गया? तो हम कहते हैं Kc डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन कि ये स्टोइचियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है? ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मोर। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ये बोलूं कि एक मैंने रिएक्शन लिया, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड कंडीशन। मैंने एक रिएक्शन लिया आपका, सपोज A प्लस B गिव्स यू C प्लस D। ठीक है, और मैंने बोला इसका जो Kc है दैट इज इक्वल टू K1। मैंने एज्यूम कर लिया रिएक्शन में। ठीक है, एक और रिएक्शन लिया C प्लस D गिव्स यू A प्लस B। मैंने इसका Kc मान लिया K2। अब मुझे इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है। लेट अस सी क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं केवल लिखूं
तो आई विल राइट इट लाइक दिस। अगर मैं K2 लिखूंगी सो आई विल राइट इट लाइक दिस। इन दोनों में आपको क्या रिएक्शन में दिखाई दे रहा है? दैट ये इसका रेसिप्रोकल है, सो दैट मीन्स K1 is equal to reciprocal of K2. yes? Yes. तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो आपको रिएक्शन में एक रिएक्शन दिया है जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है। सपोज हम अगेन वी विल टेक दिस एग्जांपल। आपको ये रिएक्शन दे दिया गया है और मैंने यहाँ पे Kc की वैल्यू दे दी सपोज 0.1 और मैंने बोला मुझे Kc निकाल के दो, किसका? फॉर द रिएक्शन दैट इज PCl3 प्लस Cl2 गिव्स यू PCl5। मुझे इसका निकाल के दो। तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप लोग मुझे यहाँ आंसर दे सकते हो कि इस रिएक्शन का Kc विल बी 1/0.1। क्लियर? बिकॉज व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो रहा है। तो समझ आ गया? सेकेंड एप्लीकेशन भी। लेट्स टेक थर्ड एप्लीकेशन इसका। ये थर्ड कैसे होता है? थर्ड पॉइंट सेज इज कि वी हैव अ रिएक्शन लाइक P चेंजिंग इनटू Q, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने सपोज कर लिया K1। एक रिएक्शन है R चेंजिंग इनटू S, इसका है K2। तो P प्लस R गिव्स यू Q प्लस S। इसका कितना होगा उसने ये पूछा मुझसे। देखते हैं, पहले पहला लिखते हैं। K1 इज इक्वल टू Q अपॉन P, यस, एंड K2 इज इक्वल टू S अपॉन R, ठीक है। इसके लिए लिख कर देखते हैं। अब अगर इसके लिए सपोज कर लिया मैंने K3 है तो ये क्या होगा? यही होगा, राइट? अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? देखो K1 इंटू, इसको ध्यान से देखो K2, तो K3 किसके बराबर हो गया अल्टीमेटली? K1 इंटू K2। Yes. कोई डाउट इसमें? नो। ओके, एनीबडी? अवनी, गौरी, समझ आ गया ये वाला? Yes. Okay, let's take the Yes, fourth sir. application. Fourth application states that if you have a reaction A changing into B, right, and C changing into D, तो मुझे A plus D का C plus B का रिएक्शन निकाल के दिखाओ कि Kc क्या होता है। इसका मैंने ले लिया K1, इसका ले लिया K2, मुझे इसका निकालना है। तो लेट्स सी, K1 is equal to B upon A, K2 is equal to D upon C। अब इसको एज्यूम कर लेते हैं K3। सो K3 is equal to C B upon A and D, राइट? यही होगा। लेट्स टेक दिस। ये देखो, अगर मैं इसको अलग कर दूं, राइट, और इन दोनों को देखो सिर्फ B और A को, तो ये मेरा क्या बनता है? K1, यस, BA इज K1, और ये जो है C बाय D है यहाँ पे, और यहाँ पे D बाय C है, तो क्या मैं इसे यहाँ लिख सकती हूँ K2? Yes. तो we have got another relationship that K3 is also equal to K1 upon K2। मिल गया एक और रिलेशनशिप। क्लियर? Yes. ओके, तो हमें यहाँ से सारे के सारे Kc के एप्लीकेशंस मिल गए, ठीक है। सो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंटिन्यूइंग मोर। क्लियर?